कभी कोई ऐसा मैसेज आया है जिसमें एक अनजान सा लिंक हो, या कोई ऐसी फोन कॉल जो सुनने में थोड़ी अजीब लगी? अगर हाँ, तो समझ लीजिए ये कहानी हम में से कई लोगों की है। आज हम भारत में बढ़ते साइबर अपराध की दुनिया में उतर रहे हैं, एक ऐसा अदृश्य खतरा जिसने लाखों लोगों को प्रभावित किया है और हमारे देश को अरबों का नुकसान पहुंचाया है। जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 31,500 करोड़ रुपए। जी हां, ये वो रकम है जो 2019 से 2024 के बीच भारत में साइबर अपराध की वजह से डूबी है। अंदाजा लगाइए, इस रकम से देश में कितने नए अस्पताल या स्कूल बन सकते थे। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये हमारे देश की तरक्की और लोगों की मेहनत की कमाई का नुकसान है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि अपराध का ये नया चेहरा आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि ये इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहा है, इसका हमारी जिंदगी पर असल में क्या असर पड़ रहा है, और भारत इसके खिलाफ क्या कदम उठा रहा है, और सबसे जरूरी बात, हम अपने डिजिटल भविष्य को आखिर कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, अपराध का नया चेहरा। यहां हम समझेंगे कि आज के डिजिटल खतरे असल में हैं क्या और कितने बदल चुके हैं। तो साइबर अपराध है क्या चीज? देखिए, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल कहता है कि ये कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम है जिसमें कंप्यूटर या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल या तो एक हथियार की तरह हो या फिर उसे ही निशाना बनाया गया हो। मतलब आसान शब्दों में, अगर कोई फोन का इस्तेमाल करके किसी का बैंक अकाउंट खाली कर दे तो वो साइबर अपराध है। ये परिभाषा इस पूरी समस्या को समझने के लिए एक मजबूत बेस तैयार करती है। अब जरा इस पे गौर कीजिए, खतरे कितनी तेजी से बदल रहे हैं। हम सब ने फिशिंग और मैलवेयर के बारे में तो सुना ही है, लेकिन अब अपराधी डिजिटल अरेस्ट जैसे नए नए तरीके अपना रहे हैं। इसमें वो डरा धमकाकर ये यकीन दिलाते हैं कि किसी पर कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है और फिर पैसे ऐंठ लेते हैं। और ये क्राइम एज अ सर्विस तो सोचिए कितना खतरनाक है। इसकी वजह से तो कोई भी डार्क वेब पर जाकर हैकिंग टूल्स खरीद सकता है, भले ही उसे टेक्नोलॉजी की जरा भी समझ ना हो। आइए अब दूसरे खंड पर चलते हैं। सवाल यह है कि आखिर साइबर अपराध में यह जबरदस्त उछाल आ क्यों रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। तो ये तूफान खड़ा कैसे हुआ? देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक तरफ यूपीआई और आधार जैसे प्लेटफॉर्म्स ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया, लेकिन इसने अपराधियों के लिए नए दरवाजे भी खोल दिए। अब इसमें क्राइम एज ए सर्विस की आसानी को जोड़ दीजिए तो समझिए खतरनाक कॉकटेल तैयार है। और तो और जब अपराधी दूसरे देश से काम करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है। हमारे पुराने IT कानून की कमियां भी उन्हें और बेखौफ बना देती हैं। और ये मामला सिर्फ भारत के अंदर का नहीं है। सीबीआई का ये बयान एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने लाता है कि भारतीय नागरिकों की विदेशों में तस्करी की जा रही है और उन्हें स्कैम फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सोचिए, ये लोग न सिर्फ खुद शिकार हैं, बल्कि उन्हें दूसरों को धोखा देने पर भी मजबूर किया जा रहा है। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक बहुत ही खतरनाक और मानवीय स्तर पर बेहद दुखद रूप है। हमारा तीसरा खंड है असल दुनिया में नुकसान। और यह समझना बहुत जरूरी है कि यह नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं है, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा और तकलीफदेह है। यह चार्ट पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, 50% नुकसान तो है सीधा सीधा पैसों का, मतलब लोगों की मेहनत की कमाई का लुट जाना। लेकिन जरा बाकी के 50% पर गौर कीजिए। 25% हमारे बिजली ग्रिड और बैंकिंग सिस्टम जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खतरा है, और बाकी 25% है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान, यानी डर, चिंता और भरोसे का टूटना। चलिए इसे कुछ असली उदाहरणों से समझते हैं। हम सब ने यूपीआई और QR कोड वाली धोखाधड़ी के बारे में सुना है, पर क्या कभी उन रैंसमवेयर हमलों के बारे में सोचा है जो पूरे के पूरे अस्पताल को ठप कर सकते हैं? या फिर सेक्सटॉर्शन और साइबर स्टॉकिंग से होने वाले गहरे मानसिक आघात के बारे में? अब तो AI से बने डीप फेक छात्रों को निशाना बना रहे हैं, जिससे न सिर्फ उनकी इज्जत को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि डिजिटल दुनिया पर से हमारा भरोसा भी धीरे धीरे उठता जा रहा है। तो सवाल यह है कि भारत इस चुनौती से कैसे निपट रहा है? हमारा चौथा खंड इसी पर है, भारत का डिजिटल सुरक्षा कवच। आखिर हमारा जवाबी हमला क्या है? देखिए, भारत इस लड़ाई में एक टीम की तरह काम कर रहा है। यहाँ कुछ मुख्य खिलाड़ी हैं। अगर किसी के साथ कोई ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है तो वो हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करते हैं, जिसे I4C चलाता है। सर्टेन जैसी एजेंसियां तकनीकी पक्ष को संभालती हैं, अलर्ट जारी करती हैं, जबकि बड़े और पेचीदा मामलों की जांच CBI और NIA जैसी एजेंसियां करती हैं। ये एक मल्टी एजेंसी कोशिश है। और सिर्फ एजेंसियां ही नहीं, टेक्नोलॉजी भी हमारा एक बड़ा हथियार है।
आरबीआई का MuleHunter.ai धोखाधड़ी वाले बैंक खातों का पता लगाने के लिए एआई का इस्तेमाल करता है। मिटी और सीडैक के टूल्स डीप फेक वीडियोस की पहचान कर सकते हैं। साइबर स्वच्छता केंद्र हमारे डिवाइस से मैलवेयर हटाने में मदद करता है और ब्लॉकचेन जैसी नई टेक्नोलॉजी हमारे ऑनलाइन लेन-देन को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बना रही हैं। और शायद सबसे जरूरी कदम है लोगों को जागरूक बनाना। साइबर दोस्त हमें सोशल मीडिया पर सुरक्षित रहने के तरीके बताता है। आरबीआई कहता है अभियान हमें पैसों से जुड़ी धोखाधड़ी से बचने के लिए सावधान करता है। और अब तो स्कूलों और विश्वविद्यालयों में भी साइबर लिटरेसी कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इन खतरों से निपटने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो। तो अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, हमारे डिजिटल भविष्य को सुरक्षित करना। आगे की राह क्या है, हमें और क्या करने की जरूरत है? तो आने का रास्ता क्या है? देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें एक चौतरफा रणनीति अपनाने की जरूरत है। इसमें बेहतर कानून बनाना शामिल है, जैसे एक मजबूत और आज के जमाने के हिसाब से अपडेटेड साइबर अपराध कानून। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को और ज्यादा जवाबदेह बनाना होगा। हमें अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी में भी निवेश करना होगा और यह पक्का करना होगा कि हमारी पुलिस और न्यायपालिका इन मुश्किल मामलों से निपटने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित हो। यह कानून, तकनीक और शिक्षा का एक मिलाजुला नजरिया है। तो अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है, इस हाइपर डिजिटल दुनिया में क्या 100% सुरक्षा सिर्फ एक सपना है? शायद हाँ, लेकिन ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे हमें मिलकर लड़ना ही होगा। टेक्नोलॉजी, कानून और हमारी अपनी जागरूकता, ये तीनों मिलकर ही हमारा सबसे मजबूत कवच बनाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।